नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। इससे पहले कि परंपरागत स्वागत वाली थाली व्यालोक जी को परोसी जाए, मेरी आवाज़ अगर अभी भी आपको थोड़ी बहुत बदली हुई लग रही है, तो काफ़ी लाइन पे आ गया है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। और चलिए साहब, थाली आ गई है, तो फूल, चंदन, अक्षत, माला, पुष्प, नैवेद्य, दीपक, अगरबत्ती और कुछ भी बचा हो तो बता दीजिएगा। वह सब सजाकर स्वागत करते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, संपादक जी को भी नमस्ते। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, शादी करना अब अपराध है, चौंके जी। नहीं आप? शादी असल करना में अपराध बना दिया गया है। देश असहिष्णु हो चला है। यहाँ की सरकारें अब परिवार देखना नहीं चाहती और लोगों को शादी करने नहीं देना चाहती। दर्शक कहेंगे कि अवनीश और व्यालोक मिलकर अफवाह फैला रहे हैं। जी नहीं। असम प्रोविजन ऑफ पॉलीगैमी एक्ट बिल, ये 2025 का, इसको असम की विधानसभा ने पास कर दिया। यानी अब असम में एक से ज्यादा शादी, बस थोड़ी सी बदमाशी मैंने की थी, एक से ज्यादा शादी यानी बहु विवाह करना अब अपराध होगा। एक के साथ चार, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ 40 नहीं चलेगा। ऐसा करने पर होगा क्या? 7 साल से 10 साल की जेल, और जो करेगा उसको जेल, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, निकाय चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा, बाकी सरकारी सुविधाओं पर भी धीरे धीरे नंबर आ जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है, जो करवाएगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, गार्जियन हो यानी घर के माँ बाप हो, या काजी हो, या पुजारी हो। अब यही मजा आ रहा है, काजी हो या पुजारी हो, या कोई दल्ला दलाल हो, कोई वकील हो, उसको भी सजा का प्रावधान है। 2 साल से लेकर 3 साल तक की सजा, भर भर के लाख, सवा लाख, 2 लाख तक के जुर्माने। अब इसको बताया जा रहा है ये शरिया के खिलाफ है। लेकिन अगर ये कानून मुसलमानों के लिए बनाया गया है, तो फिर इसमें पंडित क्या कर रहे हैं, वकील क्या कर रहे हैं? यानी इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को शोषण से बचाने का एक और उदाहरण डबल इंजन वाली सरकार के हेमंता विश्व शर्मा के असम से निकल के आ गया। वे लोग जी, ओवर टू यू। सर, बड़ी विनम्रता से एक बात से मैं अपनी असहमति दर्ज करता हूं आपकी, और कड़ी निंदा भी करता हूं आपकी। इस कानून का केवल और केवल मजहब से लेना देना है। हम बचपन में सुनते थे, हम पांच हमारे पति। हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या मामला चल रहा है। थोड़े बड़े हुए किशोरावस्था में तो पता चला कि एक अब्दुल है और 4 टेंट लेके चलता है वो, और उन चारों में वह कभी भी कहीं भी खेती कर सकता है। और मैं 2 आयतें पढ़ना चाहूंगा। मोहम्मदन की जो, उन लोगों की जो पवित्र किताब है कुरान, उससे मैं 2 आयतें बस पढ़ना चाहूंगा। और चूंकि अरबी उच्चारण लिखा है यहाँ मैंने, इसलिए थोड़ा दर्शकों लगेगा आपको कि मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ, तो सचमुच कहीं से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसका अरबी उच्चारण मुझे लिखना पड़ा है। सूरह अल बकरा का ये आयत है, और इसमें कहा गया है, निसाउकुम हरथुन लकुम फतू हरथकुम अन्नाशिकुम। यानी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेती हैं, अतः अपनी खेती में जिस तरह चाहो प्रवेश करो और अपने लिए भलाई आगे बढ़ो। ये पहली आयत है, और ये जड़ है, मूल यही है सर।
कि स्त्रियों को दोयम नहीं, तिरहम चरहम पंचहम किस दर्जे का व्यक्ति या प्राणी माना गया है कि स्त्रियों की तुलना खेती से की गई है। और स्त्रियां तो कहते नहीं है, ये औरतों की तुलना की गई है खेती से। अब ये बताइए कि औरत शब्द खुद में एक गाली है। औरत शब्द का जो असल अर्थ होता है वो तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं ऑन कैमरा। तो औरतों को पहला ये मैंने आयत बताई। अब दूसरी आयत देखिए जो बहुविवाह के लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। ये सूरह अल मुमीन का की आयत है। वल्लजीना हुम लिफुरुजिहुम हाफिजुन, यानी वे जो अपनी लज्जा की रक्षा करते हैं सिवाय अपनी पत्नियों या उन स्त्रियों के जो अधिकार में है। मतलब सेक्स स्लेव या स्लेव, इसकी बात हो रही है। और आप अगर 2025 में भी ये बात मान रहे हैं तो हमें दिखाई देता है इराक में यजीदी महिलाओं का सेक्स ट्रेड, स्लेव ट्रेड। और ये हाल हाल की बात है, ये पिछले साल की बात है। अभी इराक का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, जिसमें 32 साल का एक युवक 9 साल की बच्ची से कुछ शब्दों के विवाह। से परहेज करिएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा। जिसमें 32 साल का एक युवक 9 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है, और वो अपने हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहा है। उसको जो सिखाया जा रहा है दिन में 5 बार वो वही कर रहा है। इसलिए कुल मिलाकर बात इतनी सी है सर कि मजहब ही इसके मूल में है और मजहब पर ही बात हो रही है। और हिमंता बिस्वा शर्मा साफ तौर पर ये कहते हैं कि हाँ, ये उनको रोकने के लिए किया गया है। सरिया गिट्टी बालू से ये देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो संविधान से। और उसके लिए आपको जितनी भी क्रांति करनी है, जितना भी हल्ला गुल्ला करना है, आप करते रहिए, लेकिन देश तो ऐसे ही चलेगा। जी। लेकिन हेमंता ने तो इस बिल पास होने के बाद ये कहा है, बहुविवाह पर रोक महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कदम है। यह कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए यह कानून समान है। पता नहीं उन्होंने सिख क्यों नहीं जोड़ा, जैन क्यों नहीं जोड़ा, बौद्ध क्यों नहीं जोड़ा, बाकी क्यों नहीं जोड़ा सर। सर ऐसा है कि हिमंता ही हैं जो ये भी कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ, लेकिन वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जब कानून बना है तो जाहिर तौर पर यह हर एक असमी पर लागू है, वो चाहे मोहम्मदन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जो भी हो। कानून तो ये देख के नहीं करेगा। कुछ हिंदू भी ऐसे पागल होते हैं जो एक पत्नी के रहते हुए करते हैं विवाह दूसरा, उनकी नौकरियां जाती हैं, मैंने अपने आसपास देखा है। लेकिन अब्दुल की नौकरी नहीं जाएगी, वो 4 करे, 40 करे, कुछ भी करे। इस भेदभाव को बंद करने के लिए ये कानून बहुत जरूरी था। और राज्य के मुखिया होने के नाते जो वो कर रहे हैं कि पॉलीगैमी या बहुविवाह जो भी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोनों बातें तथ्यपरक हैं, दोनों बातें सत्य हैं। भाई, आप औरतों को उनके अधिकार देने से कब तक मना करेंगे? और ये देश ऐसा है सर जिसने सबसे पहले, क्योंकि ये रगों में था, हमने आजादी के साथ महिलाओं को वोटिंग अधिकार जो हमारे संविधान में इनग्रेंड है, वो क्या किसी रेगिस्तानी राजनैतिक विचारधारा वाले की देन है या यूरोपियन बर्बरों की देन है? किसकी देन है ये? जी नहीं, क्योंकि हमारी रगों में वैशाली और लिच्छवी है। हम भूल भी जाएंगे तो वो डीएनए ले आता है। इसलिए हमें प्रजातंत्र कोई नहीं सिखा सकता है, हमें समानता कोई नहीं सिखा सकता है। आप लोग आए, आपने हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को, हमारे राष्ट्र को प्रदूषित किया। ए रेगिस्तानी बर्बरों, ए यूरोपीय खंड के जाहिलों, तुम लोग अपने आप पर विचार करो और देखो कि तुमने दुनिया की सबसे खूबसूरत सभ्यता को, सबसे सुंदर सभ्यता को कैसे बर्बाद किया। और आज जब ये राष्ट्र फिर से जाग रहा है तो ये सारी विपदाएं आएंगी ही, राक्षस कहेंगे ही कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन बार बार घूम फिर के जो मैं कह रहा हूं कि मजहब इसकी जड़ में है, तो मजहब पर भी बात होनी चाहिए। वहां
जिस तरह औरतों को दोयम दर्जे का, तिरहम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया है, जिस तरह से उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं। अभी अब ये बात आप या दर्शक कह सकते हैं कि मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल गया हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की संसद में क्या हुआ और क्यों हुआ? आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया इनसे पामाल क्यों हो रही है? और ये बहुविवाह में अपने मजहब को, एक डायलॉग में बड़ा सुनता हूं, अवनीश जी ध्यान दीजिएगा, ये आपके भी डायलॉग ध्यान के लिए मैंने कुछ लगा दिया, आप भी ध्यान दीजिएगा। पहले मैं ध्यान दे रहा हूँ, चलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बार बार कहते हैं कि यह इस्लामिक नहीं है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक, हम्म। मान लिया मैंने। हम्म। तो क्या कुरान में लिखा रहेगा तो ये जायज हो जाएगा और तुम करोगे? तुम यही बता रहे हो ना। आप देखिए, जो तथाकथित मोहम्मडन जो बहुत ज्यादा प्रगतिशील होता है, वो हमेशा ये डायलॉग देगा कि ना जी, ये वाला इस्लाम सच्चा नहीं है, ये तो कुरान में लिखा नहीं हुआ है। माने कुरान में अगर ये बातें लिखी हुई हैं तो वो आपके लिए जायज है। इस तर्क पद्धति पर भी बात होनी चाहिए, इस चीज पर भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस पूरी समस्या को टैकल कर रहे हैं। और आपने जो मेरे ध्यानार्थ लगाया है सर, सॉरी टू से, मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार दर्शकों और मेरे लिए उसको पढ़ दें। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हेमंता ये कह रहे हैं कि फिर सीएम बना, यानी अगले टर्म में वो कह रहे हैं जी कि यूसीसी लाऊंगा। और बिल, ये वाला जो बिल जब पास करा लिया उन्होंने, तो उन्होंने देखिए कितना अच्छा बोलते हैं हेमंता। उन्होंने कहा कि जी इस्लाम पॉलीगमी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपको एक सच्चा मुसलमान होने का मौका मिलेगा। ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है। सच्चे इस्लामी लोग इस एक्ट का स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देशों ने भी पॉलीगमी पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान में एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है। कितना अच्छा बोलते हैं। इस बहुत पर अच्छा कुछ आप बोलते अच्छा हैं, बोलिए ना। बहुत अच्छा बोलते हैं। कितना अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। आखिरकार हिमंता है तो एक राजनेता ही, तो वो ये तो बोलेंगे नहीं कि ये तुम्हारे लिए ही लाए हैं हम, ये वाला डंडा जो है। और हमारे यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध वस्तु है, असमी गोमसा के बाद तो असमी बांस आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है ना। और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि एक बार गमछा लहराते हैं तो 5 करोड़ गमछे का ऑर्डर मिल जा रहा है बिहार में किसी कंपनी को। एक डुबकी लगाते हैं समंदर में भाई साहब, किसी देश की इकोनॉमी लेके डूब जाते हैं। मखान कह देते हैं कि हम खाना खाते हैं भाई, हम रोज खाते हैं, तो पता चला मखान की खेती बढ़ गई। तो अब वो व्यक्ति जब बोलते हैं इस तरह की बात, तो भाई हम्म। क्या होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने असम के बांस को भी प्रमोट किया है और असम के ठीक। मुख्यमंत्री मानता है। भाई बस एक और आयत पढ़ दूं प्लीज, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, उन्होंने कहा पढ़ता हूं ठीक है। तुम्हें मैं आयात की तरह। वाह वाह। बिल्कुल पढ़िए पहले पढ़िए सर। पहले तो मैं इस्लाम शब्द पर ही आपत्ति दर्ज करा दूं हिमंता जी की, कि भाई इस्लाम नाम का कोई शब्द नहीं है, मोहम्मदवाद है, मोहम्मडनिज्म है, जो हम लोग 20 साल पहले तक इस्तेमाल भी करते थे। भाई बुद्ध का धर्म बौद्ध, तो मोहम्मद का धर्म क्या होगा? मोहम्मदवादी ही ना। इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? लेकिन खैर वो आयत पढ़ दूं मैं, हिंदी उच्चारण उस अरबी आयत का होगा, फन किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना वथुलात वरुबा। इसका भावार्थ है, उन स्त्रियों से विवाह करो जो तुम्हें अच्छी लगें, 1, 2, 3 या 4। ये आयत है सूरह अन-निसा की 4/3। आप में से कोई भी चाहे उसे देख सकता है। उन हम्म। स्त्रियों से विवाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, 1, 2, 3 या 4। लेकिन यदि डर हो कि न्याय नहीं कर पाओगे तो केवल एक से विवाह करो। भाई साहब, किस पुरुष को ये लगेगा कि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा? मतलब आप क्या कर रहे हैं? ठीक। माले गनीमत आता था जाता था, उसका आप बंटवारे की बात कर रहे हैं और वो आप बढ़ावा दे रहे हैं। ये प्योरली मजहबी चीज है। ठीक। जी अब जरा देख लेते हैं दूसरा पक्ष, यानी विपक्ष।
इस बिल के पास होने के बाद क्या कह रहा है। और मेरा बैकग्राउंड असम का रहा है, मैं असम में मैंने समय बिताया है, साल बिताया है, समय नहीं, 1 साल से ज़्यादा 2 साल के लगभग बिताया है। नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ। ये फैक्ट है कि वहाँ के बहुत से आदिवासी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी बहु-विवाह की प्रथा है। जब हम बात करते हैं तो हम सारे पक्षों पर बात करते हैं। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया, हालाँकि इन्होंने थोड़ा गलत कहा है, लेकिन आंशिक सही भी कहा है। वो कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह धर्म का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। ये ठीक बात है। यानी उन्होंने ये कहा है कि शरिया के अंदर नहीं आता। आप देखिए, ये गड़बड़ झाला करते-करते भी सही बात बोल जाते हैं। लेकिन अब इसके साथ उन्होंने क्या कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार असम में मुसलमानों में नहीं बल्कि ईसाइयों और आदिवासियों में बहुविवाह ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा शब्द इन्होंने झूठ बोला है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। अच्छा, ईसाई क्यों इसमें शामिल हो गए हैं? लोग कहेंगे भाई क्रिश्चियनिटी में तो नहीं है। बात समझिए दर्शकों, नॉर्थ ईस्ट में या असम में जो आदिवासी कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, तो उन्होंने कन्वर्जन तो कर लिया, लेकिन वो जो पारंपरिक तौर तरीके हैं, पहनावे से लेके, रिचुअल से लेके, फेस्टिवल से लेके, वो सब मनाते हैं, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। संडे को वो चर्च भी जाते हैं। छठा शेड्यूल क्या कहता है वैलोक जी? संविधान का छठा शेड्यूल ये कहता है कि आदिवासी लोक परंपराओं, जिनमें चाहे उनके खाने का तरीका हो, चाहे उनके पहनने का तरीका हो, चाहे उनकी शादी ब्याह करने का तरीका हो, उसको नहीं छेड़ा जाएगा और वो संरक्षित रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि जब पॉलीगैमी बिल वहां पास हो गया, तो छठे शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन जो है, अगर आदिवासी एक से ज्यादा पत्नियां रखते हैं, विवाह करते हैं, तो उनका क्या होगा? मैंने कल होमवर्क किया ये समाचार आने के बाद, क्योंकि शाम तक ये न्यूज आई। तो समाचार ये है दर्शकों कि असम में पॉलीगैमी बिल पास होने के बाद भी आदिवासियों के ऊपर, जिनके यहाँ बहुविवाह, अब गलत है सही है मैं नहीं जाता उस पर, हमारे आज की चर्चा का वो विषय नहीं है, उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब सवाल एक और आएगा, ऐसे आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं, जो कागज पर क्रिश्चियन हो गए हैं, उनके ऊपर ये लागू होगा, क्योंकि उनको 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन नहीं नहीं है। मिलेगा। अब आप देखिए किसी एक अच्छे कानून का दूरगामी परिणाम क्या होता है। ये कन्वर्जन रेट को कम करने में भी सहायक हो गए। वैलोक जी, मेरे इस अनुसंधान के बारे में आप क्या कहें? देखिए, आपका ये अनुसंधान तो वही है कि बार-बार ये जो विपक्षी नेता लोग हैं, इनको पता नहीं कौन-सा सुलेमानी कीड़ा इनके कहाँ, किस अंग विशेष में घुसा हुआ है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। जो मजहबी चीज़ें हैं, उनको ऐसी चीज़ कहने में कौन-सी दिक्कत है भाई? मजहब ने सिखाया है कि 4 की चीज़ें करो, लूट-पाट को संस्थागत तरीका दिया, उसके बाद माले-गनीमत को जब बाँटा जाता था, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई, ये वैधानिक व्यवस्था हुई कि भाई तुरियां माल हैं, उनको बाँटना है तो ऐसे बँटेगा, एक हिस्सा फलाने का, एक हिस्सा चिलाने का और बाकी तुम लोग। यही तो है मजहब, और इसके अलावा क्या है भाई? और इस बात को कहने में इतना लाग लपेट किस चीज़ की? आप ले आएँगे आदिवासियों को, आदिवासी कभी सड़क पर उतरे हैं साहब? ये मुझे केवल इतना बता दीजिए। आप उनकी आप मैं कहता हूँ पॉलीगैमी पर नहीं, मैं कानून आदिवासियों की के बात खिलाफ कर भी रहा हूँ। कानून की बात जरूरी है। सड़क पर बिना उतरे भी कानून की बात तो आएगी। कानून तो दखल देगा। आएगी, दखल देगा। क्या उसके खिलाफ, उस दखल के खिलाफ किसी आदिवासी समाज ने कभी कोई प्रोटेस्ट किया है? नहीं, आप दखल हुआ ही पॉलीगैमी नहीं को है। बंद कर 6 दीजिए। शेड्यूल से वो मस्त है, हाँ, तो प्रोटेक्टेड मस्त है। रहे, तो मस्त रहे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा आपको, वरना ये सारे के सारे ईसाई वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में बना चुके हैं। आपके ऊपर 2 तरफ से हमला है। एक तो ईसाइयों को हिंदू से अलग किया गया, सॉरी आदिवासियों को। अरे आदिवासियों को आप हिंदू धर्म से अलग कर रहे हैं महाराज, और कौन सा धर्म उनके लिए है? और आपने उनको ईसाई बना बिल्कुल। दिया, जड़ों से काट दिया। तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए
बिल्कुल ईसाइयों से बचाने के लिए ये जरूरी है। तो 6 शेड्यूल भी जरूरी है, ये कानून भी जरूरी है। और अगले सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, मोमडन लोगों, मोमिनों, अगली जो सरकार आने वाली है हिमंता की, उसके लिए तैयार रहिए। यूसीसी का स्वागत कीजिए जी। बिल्कुल सही बात है। मुझे बस इतना ही अब कहना है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुलबदन, फिर गुलदारामा हो गए। और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, किसी अच्छे और सधे हुए कानून का दूरगामी परिणाम क्या होता है? छठे शेड्यूल में आदिवासी जो इंडिजिनस एथनिक आदिवासी हैं, अगर वहां बहु विवाह की प्रथा है तो उसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया है, क्योंकि छठा शेड्यूल उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन किसी क्रिश्चियन को छठा शेड्यूल प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसलिए कन्वर्जन भी अब कम होगा। आप सोचिए, छोटे छोटे छेद खोज खोज के आप बंद करते हैं, तब जाके ये काम होता है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। वो आपको सुनाएंगे कि पॉलीगेमी तो आपके यहाँ भी है, वो आपको हिमाचल और बहुत उत्तराखंड के बहुत द्रौपदी कुछ। विवाह इस जैसी चीजें भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा सूक्ष्म अनुभव और अध्ययन दोनों की आवश्यकता है, तो पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे छेद बंद किए जाते हैं। और उसका जवाब मिलता है कि 11 साल में आखिर बदला क्या है। 11 साल में यही कुछ जमा हासिल है। हम इस कानून की और व्याख्या करेंगे, इस बिल की और व्याख्या करेंगे, जरा डिटेल मेरे पास आ जाए। और भर भर के डिटेल मैंने मंगा लिया है, क्योंकि मैं एक एक कम्युनिटी आपको बता सकता हूँ कि गोरो, खासी, माती समुदाय इनमें इनमें कहाँ कहाँ है, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। तो इस पर बड़े विस्तार से बात होगी। लेकिन मामला मजेदार है। राहुल गांधी को एक बार फिर बधाई देता हूं कि वो भारत को राष्ट्र नहीं मानते, राज्यों का समूह मानते हैं। तो उत्तराखंड है जो यूसीसी लाता है, उत्तर प्रदेश कुछ अलग तरह के बुलडोजर का कानून खोलता है, असम यूसीसी लाता है, पॉलीगेमी बिल मनाता है। और जब इसी तरह से डबल इंजन के दूसरे वाले इंजन फकफका के दंदना के काम करते हैं, तो राष्ट्र एक दूसरे सनातन के स्थापन की तरफ बढ़ता है। जब 20 फीट का 140-41 मीटर या फीट, मुझे याद नहीं है, मंदिर पर झंडा फहराता है, तो वहां से मैकाले की छाती पर चढ़ के हुंकार लगाई जाती है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश की बिगड़ी हुई डेमोग्राफी को बदलने की बात करते हैं, टाइम बाउंड बात करते हैं। लाल कम्युनिस्ट हिंसा को आगे आने वाले होली के आसपास वाले मार्च तक खत्म कर दिया जाना है, ऐसी घोषणाएं ही नहीं बल्कि लगातार ठोका जाता है। तो साहब फिर जवाब मिलता है कि 11 सालों में इस देश में हुआ ही क्या है। और ये 11 साल हमें आपको नसीब साहब सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हमारे ये दोनों हाथ, इन दोनों हाथों की उंगलियां रटूंगा, मैं लगातार रटूंगा। इसका प्रताप है। एक पर लोकतंत्र की स्याही, दूसरे से ईवीएम की दबाई जो जोरदार तरीके से चल रही है, ये अनवरत जारी रहे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए, मंगल भवन मंगल हारी द्रौत सुधा शरद हाजिर जी, बिहारी। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को शेयर करते रहिए। और हाँ, एक पता और भी बताना आपको लगातार जरूरी है। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं। कभी कभी मैं भी उधर सरक लेता हूँ, जब ये मुझे इनवाइट करते हैं, तो उधर भी आप देखा करिए, लगातार देखा करिए। तो आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।